Hello everyone. Last time we'll discuss about the grouping of cells and color code for carbon register. Now we'll discuss about Kirchhoff law. It is very important for competition point of view and also for CBSE board and other state board. ओके बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो क्या किरचॉफ लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं किरचॉफ रूल। किरचॉफ रूल को स्टार्ट करने से पहले इनका कंसेप्ट क्या एक बार वो मैं आपको अच्छे से डिस्कस कर देता हूं। देखो बच्चों, अगर सिंपल सर्किट अपने पास क्या है, सिंपल सर्किट, वी हैव ए सिंपल सर्किट, देन वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ करंट इजीली। सिंपल सर्किट है तो वहां से करंट की वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग ओम्स लॉ। अगर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, यानी उस सर्किट के अंदर काफी वायर आ रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है सर्किट के अंदर, तो उनके लिए हम कौन से रूल्स यूज करेंगे या लॉ यूज करेंगे? किरचॉफ रूल्स हम यूज करेंगे उनके लिए। जैसे कि समझते इसको एक बार अच्छे से। अगर आपके पास मान लो सिंपल सर्किट है, यू हैव ए सिंपल सर्किट, जैसे कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये बैटरी लगा रखी है हमने, मान लो 6 वोल्ट की बैटरी है और 3 ओम का रजिस्टर है। अगर आपके पास सिंपल सर्किट है, यू हैव ए सिंपल सर्किट, V इजकल टू आई आर, तो I विल बी वट V बाई आर, तो V कितना आ गया 6/3, कितना I कितना आ गया बच्चों 2 एम्पियर आ गया ना। तो हम इजीली करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये सर्किट कॉम्प्लिकेटेड बना दूं मैं, इसके अंदर काफी वायर आ रहे हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे, तब करंट की वैल्यू कैलकुलेट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये रूल्स बच्चों कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स के लिए हम यूज करते हैं। ओके, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स के लिए रूल यूज होते हैं। तो इसका मेन जो यूज्ड फॉर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स के लिए ये रूल यूज होते हैं। किरचॉफ ने हमें कितने रूल्स दिए थे? 2 रूल्स दिए थे हमने किरचॉफ ने। तो 2 रूल हैं अपने पास। फर्स्ट वन इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ भी बोल देते इसको, करंट लॉ, सेकंड नेम ऑफ जंक्शन लॉ। किरचॉफ के फर्स्ट नियम का नाम बच्चों करंट लॉ भी बोलते हैं उसको, और जंक्शन लॉ भी बोल सकते हैं। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ जंक्शन और नोड? देखो यहां पे एक चीज आपको मैं बता देता हूं, जंक्शन और एक वर्ड होता है नोड। इसका मतलब ये है, ये वो पॉइंट होगा, जंक्शन और नोड सर्किट के अंदर वो पॉइंट होगा जहां पे 2 कंडक्टर इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है। जंक्शन या नोड सर्किट में वो पॉइंट होगा जहां पे 2 कंडक्टर इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है। अभी इसको एक अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं हम। देखो कैसे क्या, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं किरचॉफ फर्स्ट रूल, ध्यान से समझना। अगर मान लो ये जंक्शन है कोई, इस पे I1 करंट आ रहा है, I2 करंट भी आ रहा है, I3 जा रहा है, I5 जा रहा है, I4 आ रहा है। देखो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट, इसको बोला जाता है जंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? जंक्शन या नोड बोला जाता है, जहां पे करंट, वेरियस करंट आपस में मिलते हैं, ठीक है, या 2 कंडक्टर इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होते हैं। तो ये हमें क्या कहता है किरचॉफ फर्स्ट रूल मैथमेटिकली, कि जितना करंट आ रहा है जंक्शन के ऊपर, इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। जितना सर्किट में जंक्शन पे या नोड पे जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जाएगा वहां से, यानी करंट लीविंग इज इक्वल टू करंट एंटरिंग इन द सर्किट। और जितना भी आ रहा है यानी सब टोटल समेशन का यूज कर सकते हैं। तो ये मेन कंसेप्ट है किरचॉफ फर्स्ट लॉ का, यानी जंक्शन पे जितना करंट आ रहा है उतना जाएगा। आपको साफ दिख रहा है जंक्शन इज ए पॉइंट, जस्ट ए पॉइंट। जंक्शन एक पॉइंट है, तो यहाँ पे करंट तो आपको पता है, ठीक है, रुक नहीं सकेगा करंट, जितना आएगा उतना जाएगा। तो जितना करंट आ रहा है उतना ही बाहर जाएगा। ओके, सपोज करो यहां पे अप्लाई करते हैं, इस पॉइंट के ऊपर कौन कौन से करंट आ रहे हैं, ध्यान से देखना, एरो को डायरेक्शन। I1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, I2 आ रहा है, I2 भी आ रहा है इस साइड, I3, और कौन कौन से आ रहे हैं? I4।
ये करंट और ये करंट I4 ये जंक्शन की तरफ बच्चों आ रहे हैं। जो इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। कौन सा करंट जा रहा है? I3 बाहर जा रहा है और I5 जा रहा है। ओके, तो यहां से करंट इनकमिंग विल बी इक्वल टू आउटगोइंग, यानी I1 I2 I4, इसको इस साइड ले आओ, I5 विल बी इक्वल टू व्हाट? 0। 0 के इक्वल हो जाएगा ना। यानी ये हमें कहता है समेशन I विल बी इक्वल टू 0, यानी जितने भी करंट है उनका अलजेब्रिक सम होगा वो कितना होगा? 0 के बराबर होगा। ये मैथमेटिकल नोटेशन है किसकी? किरचॉफ फर्स्ट रूल्स की मैथमेटिकल नोटेशन, सिग्मा I विल बी इक्वल टू 0। स्टेटमेंट क्या है बच्चों? किरचॉफ फर्स्ट रूल की स्टेटमेंट पे चलते हैं। ये तो मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया क्या है। स्टेट दैट algebraic sum of all currents meeting at a junction is equal to 0। जितने भी करंट जंक्शन पे मिल रहे हैं हमारे उनका समेशन कितना होगा? 0, यानी डेट इज समेशन I विल बी इक्वल टू 0। समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो ये इसकी स्टेटमेंट है, ये इसकी मैथमेटिकल नोटेशन है। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है बच्चों, जितना करंट आएगा जंक्शन पे उतना करंट जाएगा। ओके, अब बच्चों ये किसको फॉलो करता है? इट फॉलो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसको फॉलो करता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ये फॉलो करता है। किरचॉफ फर्स्ट रूल फॉलो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कर सकता है कई लोग, तो इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके कई तरीके हैं, जैसे कि आपको पता है करंट अगर हम किसी इंस्टेंटेनियस पे देखें तो I इजकल टू क्या होता है? dq बाई dt होता है ना। इंस्टेंटेनियस करंट यू नो वेरी वेल, समेशन I इजकल टू 0, यानी I की जगह क्या लिख सकता हूं? dq इजकल टू 0। और ये क्या है बच्चों? ये क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना? 0 आ रहा है, यानी इसका मतलब क्या? चार्ज क्या है? कांस्टेंट है बच्चों। क्या है? कांस्टेंट या कंजर्व। अरे इसका मतलब क्या है कि चार्ज कांस्टेंट है कंजर्व। आपको पता है कि डिफरेंशिएशन किस क्वांटिटी का 0 आता है? जो कांस्टेंट होता है उस क्वांटिटी का 0 आता है। यानी ये किसको फॉलो करता है? इट फॉलो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कुछ पॉइंट मैंने आपको बता दिए। फर्स्ट लॉ किसको फॉलो करता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। हम यहां से भी इसको समझा सकते हैं इजीली, जैसे कि अगर मैं इस इक्वेशन को t से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कि I1t ये कितना हो जाएगा? I2t ये कितना? I4t I3t और ये I5t। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड जस्ट t से। तो ये I इंटू में t क्या होता है? I इंटू में t, देखो I क्या होता है? Q बाई टी। तो I इंटू में t किसके बराबर? Q के बराबर। तो ये Q1 आ गया, ये Q2 आ गया और ये Q4 और ये Q3 और ये Q5, यानी टोटल समेशन ऑफ चार्ज कितना? 0। यानी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। तो ऐसे भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं और ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये था हमारा किरचॉफ फर्स्ट रूल। ओके, अब जो बात करते हैं बच्चों, हम बात करते हैं किरचॉफ सेकंड रूल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ्स सेकंड लॉ या रूल। सेकंड नेम इज वोल्टेज लॉ और मैश लॉ और लूप लॉ, वट एवर, काफी नेम है इसके। लूप लॉ, मैश लॉ। तो किरचॉफ सेकंड लॉ हम पढ़ रहे हैं, उसका सेकंड नेम क्या है? वोल्टेज लॉ भी बोल सकते हैं उसको, मैश लॉ भी या लूप लॉ भी। ये बच्चों ये लॉ जो वैलिड होगा ना, ये क्लोज लूप के अंदर वैलिड होगा, यानी क्लोज सर्किट
के अंदर ये वैलिड होगा। और जो फर्स्ट लॉ है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, वो ओपन सर्किट में भी अप्लाई कर सकते हैं और क्लोज सर्किट में भी, यानी ओपन लूप में भी और क्लोज लूप में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। स्टेटमेंट पे चलते हैं। स्टेट दैट सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप across any circuit element in a closed loop, या फिर ये लिख सकते हैं डेट फॉर्म में क्लोज लूप, डेट फॉर्म ए क्लोज लूप विल बी जीरो। यानी ये हमें क्या कहता है, स्टेट दैट सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी सर्किट एलिमेंट, या फिर हम ये लिख सकते हैं स्टेट दैट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी सर्किट एलिमेंट दैट फॉर्म ए क्लोज लूप विल बी इक्वल टू जीरो। यानी कि किसी एलिमेंट, सर्किट का कोई एलिमेंट जो क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल हमारा ड्रॉप हुआ है उसका समेशन क्या होगा, जीरो। अगर मैं बात करता हूं तो यानी डेल्टा वी विल बी इक्वल टू जीरो। अगर एक सिंगल एलिमेंट की बात करता हूं, डेल्टा भी यूज कर सकते हैं, डी भी यूज कर सकते हैं। डेल्टा इंडिकेट व्हाट, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन वोल्टेज। ओके, तो यहां से अगर काफी एलिमेंट है सर्किट में तो वी कैन राइट डेल्टा V1, डेल्टा V2, डेल्टा V3 अप टू इजकल टू जीरो। यानी जस्ट आपको याद रखना है समेशन V इजकल टू जीरो, समेशन V इजकल टू जीरो। यानी कि ये हमें ये बताता है कि जितने भी सर्किट के अंदर एलिमेंट है उनके अंदर जितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है उसका समेशन क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सर्किट के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनके अंदर जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप हुआ उनका समेशन करेंगे और उसको किसके बराबर पुट करेंगे, जीरो के बराबर। ओके बच्चों, तो यहां से ये आ गई, ये क्या है, किरचॉफ सेकंड लॉ। ये बच्चों किसको फॉलो करता है, इट फॉलो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट फॉलो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। देखो अगर चार्ज सर्किट में एक चक्कर कंप्लीट करता है, एक राउंड लगाता है चार्ज अगर सर्किट के अंदर, तो वो आपको पता है वहां पे कौन सी फोर्स काम कर रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करते हैं जहां चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो वो जब हमारा चार्ज सर्किट के अंदर एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा तो उसको कुछ भी एनर्जी गेन नहीं होगी, नो एनर्जी इज गेन बाय चार्ज, उसको कुछ भी एनर्जी गेन नहीं होगी। यानी कि किसको फॉलो कर रहा है, इट फॉलो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ओके, एक राउंड जब हमारा चार्ज कंप्लीट कर लेगा तो वो कुछ भी एनर्जी गेन नहीं करता, तो इस कारण एनर्जी यहां पे कंजर्व है। तो किसको फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू राइट किरचॉफ इक्वेशन फॉर ए क्लोज लूप। बच्चों अब हम सीखेंगे क्लोज लूप के लिए किरचॉफ इक्वेशन को हमें कैसे लिखना है। ओके, तो देखो इसके लिए आपको साइन कन्वेंशन पता होनी चाहिए। दो साइन कन्वेंशन है, बड़ी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन, एक चीज यहां पे डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन। डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन का मतलब ये है कि हम लूप के अंदर चलेंगे तो क्लॉकवाइज चलेंगे या एंटी क्लॉकवाइज, उसके अकॉर्डिंग सारे साइन हमारे हो जाएंगे डिसाइड। देखो अगर ये मैंने एक छोटा सा पोर्शन लिया है, ए से बी चल रहे हैं, बीच में आ गया रेजिस्टेंस, और करंट की डायरेक्शन भी कैसे है, करंट की डायरेक्शन भी ऐसे, और हम किधर जा रहे हैं, ए टू बी, ए टू बी है। इस बार डायरेक्शन कैलकुलेशन हमारी क्या है, ए टू बी है। अब आपको पता है जब भी सर्किट के अंदर वो आता है, रेजिस्टेंस आता है, तो पोटेंशियल का ड्रॉप होता है। तो यहाँ पे डेल्टा वी यानी पोटेंशियल का साइन क्या लेंगे, माइनस आई आर, नेगेटिव साइन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, नेगेटिव साइन। अगर बीच में रेजिस्टेंस आता है और करंट की डायरेक्शन भी वैसी है और हम भी उस साइड चल रहे हैं। अब देखो हम तो चल रहे हैं ए टू बी, लेकिन करंट आ रहा है ऐसे आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो साइन क्या लेंगे, पॉजिटिव।
ये तो बात हो गई रेजिस्टेंस की। अगर बात करते हैं सेल की, हम जो सर्किट के अंदर चल रहे हैं ए से बी, देखो मैंने बोल रखा डायरेक्शन कैलकुलेशन हमारी क्या है, ए से बी चल रहे हैं। सेल का कौन सा टर्मिनल आया, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव। सबसे पहले सेल का नेगेटिव टर्मिनल आया, तो देखो नेगेटिव का मतलब क्या है, लो पोटेंशियल, और पॉजिटिव का मतलब हाई पोटेंशियल, यानी हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जा रहे हैं, यानी पोटेंशियल हमारा इंक्रीज हुआ है। इस टाइप से आप सोच सकते हो। तो यहाँ पे ईएमएफ का साइन कर लेना है सेल का प्लस। हम ए टू बी जा रहे हैं, लेकिन हमारा पॉजिटिव टर्मिनल फिर नेगेटिव आया, यानी हम ए टू बी जा रहे हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो पोटेंशियल हमारा लॉस हुआ ना, हाई पोटेंशियल लो, तो ईएमएफ का साइन कर लेना है नेगेटिव। ओके बच्चों, तो बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक सर्किट आपके सामने, इस पे हम अप्लाई करते हैं ये साइन कन्वेंशन। एक सर्किट मैंने बच्चों कंसिडर किया है, एक सर्किट का एक पीस है ये, और इसके अंदर वेरियस आर्म्स पे करंट आ रहा है। ये मैंने डैश डैश से दिखाया है ना, यहाँ से करंट इसमें I3 आ रहा है, I1 आ रहा है, ये सेल है, ठीक है। इसके लिए हम किरचॉफ इक्वेशन लिखेंगे। अब लूप को जो मैं ट्रांसफर कर रहा हूं बच्चों, लूप हमारा क्लोज लूप क्या है बच्चों, ए इन क्लोज लूप ए बी डी ई ए, ये लूप है ए बी डी ई ए। अब हम इसके अंदर जो चल रहे हैं बच्चों, वो ऐसे चल रहे हैं, यानी ए से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ए से स्टार्ट करके इधर जा रहे हैं, यानी ए से स्टार्ट कर रहा हूं, ए से बी, फिर बी से डी, और फिर ई, फिर ए, ये लूप है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं ए से। पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना होगा बच्चों, वी ए, पॉइंट ए का पोटेंशियल वी होगा। अब ऐसे चल रहे हैं हम, डायरेक्शन कैलकुलेशन ये हमारी, सर्किट में आ गया रेजिस्टेंस, करंट की डायरेक्शन भी सेम है, यानी पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, तो साइन क्या लेंगे, नेगेटिव, I1 R1। ओके, फिर ऐसे चल रहे हैं, यहाँ पे आ जाएंगे, फिर सर्किट में क्या आ गया, रेजिस्टेंस, करंट की डायरेक्शन भी ऐसे है और हम भी ऐसे चल रहे हैं, तो साइन क्या लेंगे, नेगेटिव, पोटेंशियल क्या हुआ है, ड्रॉप हुआ है ना। अब फिर आगे आ गया सेल, ये पॉइंट सी है, ये आ गया सेल, सेल का कौन सा टर्मिनल आया, पहले नेगेटिव, फिर बाद में पॉजिटिव, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, यानी लो पोटेंशियल से हाई की तरफ जा रहे हैं, पोटेंशियल हमारा इंक्रीज हुआ है, तो ईएमएफ का साइन। अब यहां पे आओ, यहां तक की बात होगी। अब हम ऐसे चल रहे हैं, लेकिन करंट ऐसे जा रहा है, हम ऐसे चल रहे हैं, अपोजिट चल रहे, तो साइन क्या लेंगे, I3 R3 पॉजिटिव। अब फिर यहां पे आ जाओ, अब ऐसे चल रहे हैं, करंट की डायरेक्शन भी सेम है, हमारी डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन भी सेम है, तो क्या लेंगे, साइन नेगेटिव, यानी पोटेंशियल हमारा ड्रॉप होगा ना करंट की डायरेक्शन में, ये। और फिर यहां पे पहुंच गए पॉइंट ए पे, तो ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से कितना आ गया, ये सारा पोटेंशियल जो हमने ऐड किया था वो किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा ना। आपको पता है पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी, स्केलर, इसको ऐड कर सकते हैं। तो यहां से कितना आ गया बच्चों, -I1 R1 -I2 R2 प्लस एप्साइलन प्लस I3 R3 -I4 R4 विल इक्वल टू 0। तो ऐसे हम किरचॉफ इक्वेशन लिख सकते हैं इस लूप के लिए। तो इस क्लोज लूप के लिए इक्वेशन हमारी क्या हो गई, -I1 R1 -I2 R2 प्लस एप्साइलन प्लस I3 R3 -I4 R4। साइन कन्वेंशन का हमने यूज किया और लूप को हमने ट्रांसफर किया है ए से बी, बी से डी, फिर ई, ए। अब एक चीज और बता देता हूं, अगर आपसे कोई पूछ ले कि पॉइंट बी का पोटेंशियल क्या होगा, पॉइंट बी का पोटेंशियल क्या होगा, वो कैसे कैलकुलेट करना है, वैसे कैलकुलेट करोगे। पॉइंट ए का पोटेंशियल, पॉइंट बी का पोटेंशियल ये होगा, इससे बैकवर्ड का जो पोटेंशियल होगा ना, इतने इतने का, तो इसको क्या लिख सकते हैं, वी ए, और इसके अक्रॉस कितना हुआ था ड्रॉप, -I1 R1। तो ये है ना, ये पोटेंशियल किसका हो जाएगा, पॉइंट बी का, जैसा कि मैंने लिख रखा है, वी ए माइनस I1 R1 इज इक्वल टू वी क्या है, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी। अगर आपसे कोई पूछ लेता है व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट सी,
अब ये पॉइंट सी है, पॉइंट सी का पोटेंशियल क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, पॉइंट बी का पोटेंशियल और कितना इसके अक्रॉस ड्रॉप हुआ है, वी बी माइनस आई टू आर टू इजकल टू वी सी, पॉइंट सी का पोटेंशियल हो गया। अगर आपसे पूछ ले कोई पॉइंट डी का पोटेंशियल, तो डी का पोटेंशियल बच्चों हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका पोटेंशियल इस आर्म का, यानी इतना पोटेंशियल कैलकुलेट करना है बी डी आर्म के क्रॉस। तो वी बी हो गया इसका, तो इसका कितना हो गया? माइनस आई टू आर टू, माइनस आई टू आर टू, और इस सेल का एप्सिलॉन इजकल टू वी डी। अगर आपसे पूछ लेता है कोई, सॉरी वीई का पोटेंशियल बताओ, किसका बताओ? वीई का, ई पॉइंट है ये एप्सिलॉन है और ये ई है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ई का पोटेंशियल पूछ लेगा तो आपको क्या करना है? वीडी का पोटेंशियल और जितना इसके अक्रॉस ड्रॉप हुआ है, तो ऐसे पोटेंशियल भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग किरचॉफ सेकंड रूल, और ऐसे आपको इक्वेशन लिखनी होती है। ओके, आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब इस पे 2-3 न्यूमेरिकल कर लेते हैं अच्छे से। नाउ वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ किरचॉफ लॉ। ये क्वेश्चन आपके सामने, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I3 यूजिंग किरचॉफ रूल। ये सर्किट आपको गिवन है, यहाँ से I1, I2 और I3 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बतानी है। तो बच्चों अब देखो इसको सॉल्व करते हैं हम। सॉल्यूशन इसका देखो, इसके अंदर एक्चुअल में कितने क्लोज लूप है बच्चों? 3 क्लोज लूप है, ये है और एक कंप्लीट है। तो यहाँ पे देखो 3 वेरिएबल है I1, I2 और I3। कम से कम हमें 3 इक्वेशन चाहिएगी, कम से कम 3 इक्वेशन। अगर 2 वेरिएबल होते हैं तो 2 इक्वेशन से काम चल जाता है, 3 है तो 3 से काम चलाना पड़ेगा। 3 इक्वेशन हमें चाहिएगी, तो बारी बारी से हम अप्लाई करते हैं किरचॉफ रूल्स इन क्लोज सर्किट A B E F A के अंदर मैं पहले अप्लाई कर रहा हूँ किरचॉफ रूल। ठीक है, हम ऐसे चल रहे हैं, डायरेक्शन कैलकुलेशन ये है, ध्यान से A से B जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ से A से B जाएंगे और फिर ऐसे आना है और फिर ऐसे, फिर ऐसे करना है। तो देखो यहाँ तो कुछ है नहीं, और यहाँ पे आ गया रजिस्टेंस। हम ऐसे चल रहे हैं और रजिस्टेंस भी करंट की डायरेक्शन भी ऐसे, यानी पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग साइन कैसा लेना पड़ेगा? नेगेटिव, यानी IR 2I3। फिर सेल का नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव से जा रही है पॉजिटिव तरफ, यानी पोटेंशियल वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो साइन क्या लेंगे? पॉजिटिव 12 वोल्ट। फिर रेजिस्टेंस आ गया सर्किट के अंदर, करंट डायरेक्शन भी सेम है, तो साइन क्या लेंगे? नेगेटिव 5I1 इजिकल टू 0, टोटल सम ऑफ ऑल वोल्टेज 0। यानी किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई किया हमने, KVL सेकंड लॉ, यानी KVL अप्लाई किया है मैंने, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई किया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इतना आ गया। इसको थोड़ा सा अरेंज करना चाहो तो अरेंज कर लो, सारे आई वाली वैल्यू उस साइड ले जाओ, आई वाली वैल्यू लेके जाएंगे उस साइड, तो ये हो जाएगा I1 5I1 प्लस 2I3 इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो एक चीज़ बता देता हूँ, कई बुक्स के अंदर साइन कन्वेंशन जो हमने ली है उसके अपोजिट दे रखी, आंसर हमेशा सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। साइन कन्वेंशन आप कैसे भी ले सकते हो, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग भी ले सकते हो या बुक्स के अकॉर्डिंग भी आप साइन कन्वेंशन फॉलो कर सकते हो। जैसे कई बुक्स के अंदर क्या ले रखा है साइन कन्वेंशन के अंदर, जैसे सेल का जो टर्मिनल आएगा ना पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव साइन ले लेंगे EMF का, और करंट की डायरेक्शन में चलेंगे, बीच में रेजिस्टेंस आएगा तो IR का साइन क्या लेंगे? पॉजिटिव। हमारे अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आंसर विल बी सेम। तो ये मैंने अप्लाई कर दिया, अब इसमें अप्लाई करो BED इन क्लोज लूप, BEDCB ये क्लोज लूप है, इसमें अप्लाई कर रहे हैं। स्टार्ट कर रहे हैं B से, करंट की डायरेक्शन में चल रहा है, अब ऐसे चलेंगे हम, B से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 2I3 माइनस का करंट डायरेक्शन में
नेगेटिव से पॉजिटिव प्लस का 6 वोल्ट, इस साइड जाएंगे, करंट की हम ऐसे चल रहे हैं, रेजिस्टेंस आगे पोटेंशियल का ड्रॉप होगा तो -3i2 इजकल टू कितना 0। यहाँ से थोड़ा सा इसको अरेंज करो, आई की वैल्यू एक साइड कर लो तो कितना आ गया 2i3 प्लस 3i2 विल बी इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2। यानी इसको और इसको उस साइड ले गया मैं, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, देखो i2 है, i3 है, नहीं हो पाएगा यहाँ से, तो i1 और i2 की वैल्यू ऑब्टेन नहीं कर सकते। एक चीज देखो आप, इस पॉइंट B के ऊपर देखो, B पे यहाँ से करंट आ रहा है i1, यहाँ से करंट जा रहा है i2, लेकिन B से बाहर कितना करंट जा रहा है i3, यानी ये जंक्शन पॉइंट एक टाइप से नोड है हमारा, क्या है, जंक्शन पॉइंट है, यानी कि i3 जो हमारा इक्वल होगा ना वो i1 प्लस i2 की इक्वल होगा। मैंने बताया था जितना करंट एंटर करेगा सर्किट के जंक्शन पे उतना ही करंट लीव करेगा। तो यहां से एट B के ऊपर देखो आप, i1 प्लस i2 विल बी इक्वल टू i3 करंट जा रहा है वहां से और ये इसके आ रहे हैं, यानी ये एक इक्वेशन का और हम यूज कर सकते हैं। ये इक्वेशन आप किसी इक्वेशन के अंदर आप यूज कर लो, मान लो ये इक्वेशन 3 आ गई हमारी, और यूजिंग इक्वेशन 3 इन सेकंड, मैं सेकंड के अंदर यूज कर रहा हूं इक्वेशन 3 को सेकंड के अंदर, तो क्या हो जाएगी 2i1 प्लस i2 प्लस 3i2 इजकल टू 6। इसको सोल्व करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा 2i1, यहां से कितना 2i2 प्लस 3i2 5i2 इजकल टू 6। ये इक्वेशन नंबर मान लो अपनी कितनी आ गई 4th आ गई, कितनी आ गई इक्वेशन नंबर 4th। इसमें i3 की वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशन के अंदर, यूजिंग इक्वेशन 3 इन 1। अब 1 में यूज करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, इक्वेशन 3 का 1 में यूज कर रहा हूं, 5i1 2i1 प्लस i2, i3 की जगह ये रिप्लेस कर दिया 12, कितना आ गया बच्चों यहाँ से देखो 5i1 और 2i1 7i1 और 2i2 इजकल टू 12, इक्वेशन नंबर 5। अब इन दोनों को सोल्व कर लो, जस्ट ये क्या बन गई लीनियर इक्वेशन, जो आप पढ़ते हो 10th के अंदर जो पढ़ते हो वो इक्वेशन बन गई नहीं लीनियर इक्वेशन। देखो 2i1 इक्वेशन नंबर 5i2 इजकल टू 6, इक्वेशन नंबर 4a, और फिफ्थ कौन सी है 7i1 2i2 12, ये फिफ्थ इक्वेशन है। अब क्या करें, इनको कोफिशिएंट को कैंसिल करवाना, तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो कितने से 7 से कर दो, और इसको किससे कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि ये इक्वल हो जाए, कैंसिल हो जाए। 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 14i1 35i2 42, एक ही आ गई, और इसको करूंगा तो मैं मल्टीप्लाई 2 से 14i1 और 14i1 4i2 और 24, ये आ गई इक्वेशन। अब इसको इक्वेशन नाम देना चाहते हो तो 6 दे दो और 7 दे दो, कैसे सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये इक्वेशन आ गई। अब हमें सोल्व करना है इक्वेशन 6th एंड 7th को, आंसर आ जाएगा। आपको घर पे 4-5 क्वेश्चन इसके ट्राई करो, 16 आउट हो जाएगा। देखो ये इक्वेशन आई है 14i1 35i2 इजकल टू 42, 14i1 इजकल टू 4i2 इजकल टू 24, ये इक्वेशन आई है। ये 6th और ये 7th इक्वेशन है, इन दोनों को माइनस कर दो, माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना बच जाएगा 31i2, और यहां से कितना आ जाएगा 8 8
1 बच जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया, आई टू की वैल्यू आ गई 18/31, 18 वैल्यू आ गई। अब इसमें पुट कर दो आई टू की वैल्यू, i3 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2i3 विल बी इक्वल टू 3, i2 कितना है 31, 6 कितना आ गए 2i3 54, 31, 6 2i3 विल बी 6 माइनस 54, 31 एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 186 माइनस 54, 31 132 31। हमें तो आई चाहिए ना, तो आई कितना आ जाएगा 30/2, 6। तो आंसर कितना आ गया, i3 का आंसर बच्चों कितना आ गया 66/31। i2 क्या आ गया, i3 का आ गया। एज आपको पता था i1 प्लस i2, यहाँ पे जंक्शन लॉ अप्लाई किया तभी आया था। तो यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं i1 की, तो i1 की i3 माइनस i2, i3 कितना है 66 माइनस 18/31 कितना बचा 8। 48/31 ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से i1 की वैल्यू कितनी आ गई 48/31, i2 की वैल्यू कितनी आ गई 10/31 और i3 की वैल्यू। तो मेन चीज आपको किरचॉफ लॉ कैसे अप्लाई करने हैं ये आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। देखो वो क्वेश्चन जो हमने किया था प्रीवियस क्वेश्चन, वो उस पर काफ़ी टाइप के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे बुक के अंदर, तो आप ट्राई करना। अगर नहीं सोल्व हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना, आपकी प्रॉब्लम सोल्व आउट कर दी जाएगी। इन द गिवन सर्किट विद द स्टेडी करंट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर मस्ट बी। अब हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल ड्रॉप, कैलकुलेट करना है अक्रॉस द कैपेसिटर सी। यहाँ पे करंट कैलकुलेट नहीं करना है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ये गिवन ना, यहाँ पे करंट की कोई डायरेक्शन गिवन है। एक बात बच्चों आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जब भी कैपेसिटर हमारा किस में होगा, ठीक है, स्टेडी स्टेट के अंदर होगा, ये है स्टेडी करंट जब फ्लो होगा, यानी आफ्टर स्टेडी स्टेट की बात कर रहा है तो है ना, कैपेसिटर हमारा क्या हो जाता है फुल्ली चार्ज हो जाता है। उस कंडीशन के अंदर कैपेसिटर आपको पता है ऐसी डिवाइस चार्ज को स्टोर करता है। अगर स्टेडी स्टेट की बात करें तो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है और एक टाइप से उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है इनफाइनाइट। कितना हो जाता है बच्चों इनफाइनाइट, यानी अगर उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया तो अब उसके अक्रॉस कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, यानी है ना इस आर्म के अक्रॉस, ICD आर्म के अक्रॉस कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन गिवन है विद स्टेडी करंट। ओके, तो इस आरएम के थ्रू, यानी आप ICD तो कितना होगा, अगर इसका सॉल्यूशन हम करते हैं, सॉल्यूशन ICD यानी करंट थ्रू आर्म CD विल बी 0 बिकॉज कैपेसिटर इन द स्टेडी स्टेट। आफ्टर स्टेडी स्टेट की बात कर रहा है तो यहाँ पे ये कंडीशन हो जाएगी। ओके, अब अप्लाई करते हैं। अब देखो इसके अक्रॉस तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो इस आर्म का तो कोई फायदा है ही नहीं, इस आर्म का कोई फायदा नहीं है। तो यानी अब हम अप्लाई करें किरचॉफ सेकंड लॉ किसके अंदर, AEFB, AE यूजिंग किरचॉफ, या मैं लिख देता हूं यूजिंग KVL, वोल्टेज लो है ना, KVL इन इक्वेशन, सॉरी इन लूप AEFBA, इस लूप के अंदर इस आर्म के अंदर तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी तो हमने करंट की डायरेक्शन भी नहीं दिखाई, तो करंट डायरेक्शन दिखा दो। ये सेल है 2 वोल्ट का, ये V वोल्ट का है, तो यहाँ से करंट स्टार्ट होगा। सपोज करो I करंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे जाएगा करंट, इसमें तो जाएगा नहीं, इससे अक्रॉस कुछ भी करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि कैपेसिटर है स्टेडी स्टेट के अंदर। इसमें I, यहाँ भी I, यहाँ भी I। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन मैंने इंडिकेट कर दिए, करंट सेम है सर्किट के अंदर।
अब अप्लाई कर देते हैं KVL। हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको पता है सेल आ गया, पहले सेल का कौन सा टर्मिनल आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ जा रहे हैं, यानी पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो 2 वोल्ट। ओके, या खाली 2 लिख दो, 2 वोल्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, 2 वोल्ट हो गया। फिर यहाँ आ गया करंट, आ गया करंट ऐसे फल हो रहा है, और बीच में क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, यानी पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, तो -I2R। अब फिर ऐसे चल रहे हैं, फिर ड्रॉप हो जाएगा पोटेंशियल का, R है I है, -IR। फिर सेल आ गया, पॉजिटिव से नेगेटिव, पोटेंशियल 4 है इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ गया, V इक्वल टू, ये तो 2V माइनस V बच गया, यहाँ से कितना आ गया, IR आ गया, ये आ गया 3IR, 3IR इक्वल टू 0। यहाँ से I की वैल्यू कितनी आ गई, V/3R, V/3R I की वैल्यू आ गई बच्चों। यहाँ से करंट हमने कैलकुलेट कर लिया, सर्किटों के अंदर कितना है, V/3R। ओके, करंट की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन हमारा एम क्या है बच्चों, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर। इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। मान लो इस कैपेसिटर के एंड के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, VC, कितना है, VC। तो हम ऐसा करते हैं, इस लूप के अंदर KVL अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। फिर देखें, अप्लाइंग KVL इन CDFEC, इसके अंदर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे घूम के ऐसे आना है, नेगेटिव से पॉजिटिव प्लस V। कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना माना है, VC। फिर करंट कैसे जा रहा है, हम ऐसे चल रहे हैं, करंट ऐसे आ रहा है, प्लस साइन, प्लस I2R। सेल का पॉजिटिव फिर नेगेटिव 2, आगे कुछ है नहीं, ये 0। कितना आ गया बच्चों, V प्लस VC विल बी इक्वल टू, सॉरी 2 वोल्ट है नहीं, 2IR माइनस 2 वोल्ट इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से कितना बच गया बच्चों, यहाँ से बच गया -VC प्लस 2IR इक्वल टू 0। अब हमें VC चाहिए हमें, तो इसकी वैल्यू आपके पास है V की, I की वैल्यू आपके पास है VC, 2I की वैल्यू कितनी है, V/3R, R से R कैंसिल, कितना आ गया यहाँ से, VC विल इक्वल टू V माइनस 2V/3, यहाँ से 3V माइनस 2V/3 यानी V/3। तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आया वो कितना है, V/3। ऐसे करना है बच्चों, ठीक है। यहाँ इसकी जगह आपको कुछ ही वैल्यू गिवन हो सकती है, V, 4V, 6V, कुछ भी हो सकता है। इस टाइप का मैंने एक जर्नल क्वेश्चन यहाँ से पिक किया है, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे सोल्व करना है, ये ध्यान रखना है क्या गिवन है, स्टेडी स्टेट के अंदर गिवन है, तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गई। अगर आपको चैनल अच्छा लगा, वीडियो जो मैंने पढ़ाया आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।